जय हिंद साथी। मैं ऋषभ सर, आपके संघर्षों का साथी, स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। और साथी चलिए, आज हम इंडियन पॉलिटी की जो क्लास हमारी चल रही थी, इसमें हमने पिछली वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा की थी। और फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के हैं, मैंने वो सारी राइट्स की चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए और जोश में मस्ती के साथ पढ़िए साथी। आज हम अधिकारों को और आगे बढ़ाएंगे और आपके एक एक अधिकार को बहुत विस्तार पूर्वक आपको बतलाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टस से आपको बहुत मदद मिले साथी। एकदम जोश में मस्ती के साथ पढ़िएगा साथी। हो चुकी है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए साथी। आइए, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स। तो साथी सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कुछ विशेषताएं हैं अधिकार की, उसे आपको जान लेना चाहिए। तो आपका अधिकार, आप कभी उसका दुरुपयोग नहीं करोगे। ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से एक प्रश्न ये है कि फंडामेंटल राइट हम कहां से लिए हैं? यूएसए के संविधान से लिए हैं। तो इतना तो आप जानते रहिए, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और दूसरी बात, पूरा अधिकार चैप्टर कंप्लीट होते होते एक एक छोटी छोटी चीज आप याद कर ले जाओगे। तो क्या विशेषताएं हैं साथी? यह असीमित नहीं है, ठीक। तो अगर आप इसका दुरुपयोग करोगे तो इस पे अंकुश भी लगाया जा सकता है। ये असीमित नहीं है, अधिकार मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध प्रयोग किया जाएगा। इसमें अंकुश भी लगाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और मैं जब एक एक अधिकार बताऊंगा तो उस अधिकार पे किस किस विषय पर अंकुश लगाया जा सकता है यह भी बतलाऊंगा। तो एकदम महत्वपूर्णता के साथ पढ़िएगा साथी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वाद योग्य है, यानी कि प्रवर्तनीय है। यदि आपके अधिकार का उल्लंघन हो जाए तो आप न्यायालय जा सकते हो, और हर एक न्यायालय जा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऐसी विशेष संरक्षण आपको प्राप्त है, ठीक। अधिकार को लेकर आपके अधिकार का अगर उल्लंघन हो जाए तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट ही जाओ। सब जो हमारी जुडिशरी सिस्टम की सबसे हायर जुडिशरी है, उस पे भी आप जाकर अपने अधिकार के लिए अपील कर सकते हो। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी बात क्या है कि अधिकारों का जो स्वरूप है वह नकारात्मक है। नकारात्मक कैसे है? जैसे चोरी मत करो, आपको कहा जाता है तो चोरी मत करो। यह शब्द तो दर्शन के हिसाब से नकारात्मक हुआ, क्योंकि इसमें मत का प्रयोग हो गया, नहीं का प्रयोग हो गया। लेकिन बात अच्छी कही जा रही है। तो ये प्रश्न आप जानते रहिएगा, जो अधिकारों का स्वरूप है वह तो नकारात्मक है, क्योंकि दर्शन के हिसाब से वह नकारात्मक है। अब यही से हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं साथी। आर्टिकल 12, यहां हम राज्य की परिभाषा सीखेंगे साथी। मस्ती के साथ पढ़िएगा, जोश से पढ़िएगा। जोश में पढ़ेंगे तो जल्दी सिलेक्शन लेंगे, और सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर सफलता मिल गई तो ठीक है, आप खुश हो जाओगे, नहीं मिली तो दूसरे खुश हो जाएंगे। दूसरों को खुश करने के लिए भी पढ़ लीजिए साथी। चलिए, दूसरों को दुखी करने के लिए पढ़ लीजिए साथी। चलिए, आर्टिकल 12 को जान लेते हैं। राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा भारत के संविधान में जैसी लिखी है वैसी बतलाऊंगा, एकदम वैसे रट लीजिए। इससे पहले राज्य शब्द तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन परिभाषा आज जान लीजिए। क्या है राज्य? तो संघ की संसद और सरकार, पहली। दूसरी, प्रांत की विधानमंडल और सरकार। तीसरी, नगर निकाय, जो नगर निगम है, और पंचायत, यानी स्थानीय जो संस्थाएं हैं वह भी राज्य हैं, पंचायत और नगर निगम। चौथा, कोई भी जो सरकार की शक्ति का प्रयोग करे, जैसे व्यक्ति या संस्था कोई भी जो सरकार की शक्ति का प्रयोग करे, वह सब राज्य हैं। तो आप जो पढ़ लिख कर परीक्षा दोगे और सिलेक्शन लोगे, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, वह सब आप राज्य के रिप्रेजेंटेटिव हो। तो चौथे आधार पर आप भी राज्य कहे जाओगे, ठीक साथी। तो राज्य की यही परिभाषा भारत के संविधान में लिखी है, और एकदम महत्वपूर्णता के साथ जान लीजिए साथी, और सरलता से समझिए। तो संघ की संसद और सरकार, प्रांत की विधानमंडल और सरकार, स्थानीय निकाय कौन? नगर पालिका, पंचायत, और जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या संस्था यदि राज्य या सरकार की शक्ति का प्रयोग करे तो वह सब है राज्य। चलिए साथी, वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल 13 को समझ लेते हैं। यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझना है। चलिए साथी, इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता
हो। तो जब संविधान बना था तो ये लाइन बहुत सही थी, अच्छा चल रहा था। ठीक साथी, मतलब अगर ऐसा कोई कानून नहीं बना देंगे कि व्यक्ति का अधिकार कम किया जाए, लेकिन अब अधिकार अगर परिस्थिति के हिसाब से कम भी किया जाता है, आपने देखा होगा। तो इसी आधार पर हम समझेंगे। तो जब ये लाइन लिखी गई तो बहुत सही था। तो इस पे कुछ लोगों ने वाद किया। आपकी परीक्षाओं में आपसे वाद जरूर पूछता है, किसी भी एग्जाम में आपने यूपीएसआई के ही एग्जाम में देखा था तो बहुत सारे वाद पूछते थे। तो वाद से संबंधित क्वेश्चन था। वाद क्या था? पहला वाद इसमें क्या हुआ, इसमें एक व्यक्ति थे शंकरी प्रसाद। तो शंकरी प्रसाद का जो वाद है बनाम भारत संघ का, शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद वाद जो है यह कब हुआ, डेट भी आपको याद रखना चाहिए, 1951 में। इसमें जो न्यायालय ने क्या कहा, हाँ ठीक है ये लाइन जो लिखी है एकदम सही है, यस, यस कहा। ठीक साथी, लाइन सही है, यस कहा। अब इसके जस्ट बाद सज्जन सिंह का वाद आया। सज्जन सिंह जी जो 1965 में इनका वाद आया, सज्जन सिंह। तो मैं लिख दे रहा हूं साथी, अपने कॉपी अपने नोटबुक पे आप लोग उतार लीजिएगा। सज्जन सिंह के वाद में भी न्यायालय ने कहा यस बिल्कुल ये सही है, ये लाइन एकदम सही है। लेकिन इसके जस्ट बाद क्या हुआ, गोलकनाथ का जब मुकदमा आया, गोलकनाथ का जब वाद आया 1967 में, गोलकनाथ 1967 में, यहां भारत के न्यायालय ने क्या दिया, एक अलग ही इस वाद का एक अलग ही परिणाम निकला। क्या निकला उसमें, एक अलग बात कही, भविष्य लक्षी आरोहण का सिद्धांत। अब ये भविष्य लक्षी आरोहण का जो सिद्धांत है यह क्या है, यानी कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है यह क्या है। पहले ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये कॉन्सेप्ट यूएसए की न्यायालय से आया है। तो पहली बार यूएसए की न्यायालय में ऐसी कॉन्सेप्ट लाई गई थी। अब फिर उसके बाद जब भारत के न्यायालय में लाई गई तो अब इस भविष्य लक्षी आरोहण में क्या कहा गया है इसको थोड़ा समझ लेंगे साथी। इसका मतलब यह है कि किसी भी विशेष परिस्थिति या किसी भी विशेष वाद में अगर कोई मुकदमा आया विशेष वाद में, तो भविष्य में जो नियम होंगे या जो कानून बनाए जाएंगे उसके आधार पर इसको संचालित किए जाएंगे। तो भविष्य को देखते हुए इसको संचालित या निर्धारित किया जाएगा। और पूर्व में जितने भी पूर्वव्यापी वाद है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब भविष्य की बात, तो भविष्य में जो इसका निर्धारण हो उसके आधार पर ही भारत के संविधान में इसे माना जाएगा। ठीक साथी, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको जानते रहना चाहिए। उसके जस्ट बाद क्या हुआ, भारत की संसद द्वारा 21वां संविधान संशोधन किया गया। यह कब किया गया, 1971 में 21वां संविधान संशोधन किया गया। और इस संविधान संशोधन में क्या कहा गया, एक नई लाइन जोड़ी गई कि भारत के संविधान में विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत, आपने अगर बहुमत नहीं पढ़ा तो साथी मेरे पिछले वाले वीडियो में आप जाइए और विशेष बहुमत मतलब बहुमत के कितने प्रकार है, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज, मैंने बहुत कायदे से पढ़ा है, उस वीडियो में जाकर देख लीजिए साथी, बहुत बेहतरीन वीडियो है और जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। बार बार बताने की जरूरत नहीं है साथी, विशेष बहुमत से उसमें सुधार किया जा सकता है, ये नई लाइन जोड़ी गई साथी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके जस्ट बाद एक नया वाद आया। नया वाद क्या आया साथी, केशवानंद भारती का वाद आया। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, इनका वाद कब आया, 1973 में आया साथी। तो 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत जो दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का जो सिद्धांत दिया गया इन्हीं के वाद में दिया गया था साथी, मूल ढांचे का सिद्धांत। अब जब मैं वीडियो को और आगे आप जब पढ़ेंगे, जब मैं मूल ढांचे का सिद्धांत बताऊंगा तो इसमें ये भी बताऊंगा इसमें क्या क्या बात कही गई है या इसमें कौन कौन सी विशेष चीज जो संविधान से ली गई है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह मूल ढांचे के अंतर्गत अब आ गई है, उस पर रखी गई है।
जब मैं वीडियो और आगे बताऊंगा तो उसको विस्तार पूर्वक, इस पर भी वीडियो बनेगी तो इसको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। ठीक साथी, तो ये केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में मूल ढांचे का सिद्धांत, एक नया कॉन्सेप्ट आया, मूल ढांचे का सिद्धांत। अच्छा, अब मोटा मोटा हमें जानना क्या है साथी, ये जानना है कि जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दी गई हैं, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसे आपको जानना है। तो मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, और कैसे, विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ी बात, अगर उस संविधान में जिस जगह संशोधन हो रहा है, अगर मूल ढांचे का सिद्धांत, अगर वो वर्ड आता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। मूल ढांचे के सिद्धांत है, जो मूल ढांचे के अंदर अगर वो शब्द आए तो उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, उस आर्टिकल में भी संशोधन नहीं किया जाएगा जिसमें मूल ढांचे वाली बात आएगी। अदरवाइज पूरे मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, विशेष बहुमत से किया जा सकता है। साथ ही यही आपका ये आर्टिकल 13 यही बात कहती है और बहुत महत्वपूर्ण है, यही खत्म होती है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, समानता का अधिकार समझेंगे साथी। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या बात कही गई है उसको एकदम विस्तार पूर्वक जानेंगे साथी, और मस्ती के साथ पढ़िएगा, जोश में पढ़िएगा साथी।